समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज यानी पुरुष की पुरुष से शादी और महिला से महिला की शादी, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे देश में बीते कई सालों से चर्चा जारी है। कानूनी मान्यता, समाज में एक्सेप्टेंस, समाज में बराबरी का हक और परिवार में बराबरी का हक ये मिले, इसके लिए सोशल परसेप्शन के लिए तो संघर्ष जारी है ही, लेकिन कोर्ट में भी मामला चलता रहा और इस पर एलजीबीटीक्यू समुदाय और याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने पिछले फैसले को मेंटेन रखते हुए रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज भारत में नहीं चलेगी, कानूनी मान्यता उसे नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक मत से यह फैसला दिया था। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन डाला था, जिसमें इसे मौलिक अधिकारों का हनन और भेदभाव भरा फैसला बताया गया और केंद्र सरकार ने कानूनी मान्यता दिए जाने का इस आधार पर विरोध किया था कि शादी की भारतीय धारणा अनिवार्य रूप से एक बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला के बीच ही हो सकता है। तो अब सवाल यहां पर कई हैं कि एक समाज जो अपने ही देश में, अपने ही घर परिवारों और अपने ही सोसाइटी के बीच में घुट घुट कर जी रहा है, क्या वाकई उनकी अनदेखी हो रही है? और क्या जब दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता है, तो आज नहीं तो कल क्या भारत में भी एक वक्त वो आएगा जब इस पर सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा या फैसला करना पड़ेगा? तो इसी विषय पर बात करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। तो देखिए, विषय ऐसा है जिस पर खुलकर बात करने की जरूरत है और हैरानी इस बात पर भी होती है कि कई बार ये चर्चा मेन स्ट्रीम में उस तरह से डिस्कस नहीं हो पाती जिस पर शायद उतनी खुलकर बातचीत की जरूरत है। हमने आज इस विषय पर बात करने के लिए एक स्पेशल पैनल, एक्सपर्ट पैनल बुलाया है। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इक्वल राइट एक्टिविस्ट हरीश अय्यर जी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में सीनियर एडवोकेट रमाकांत गौर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में अय्यर जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि इससे पहले जब कोर्ट ने फैसला दिया था, हालांकि अब कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया, लेकिन पहले जो फैसला दिया था उसमें भी आप याचिका करता रहे हैं। इस उम्मीद के साथ ही डेफिनेटली जो पुनर्विचार याचिका लगाई गई कि शायद कोर्ट इस बारे में फिर सोचेगा, फिर से उन बिंदुओं को देखेगा शायद जिन पर याचिकाकर्ताओं ने जिस आधार पर अपनी एप्लीकेशन आगे बढ़ाई है। लेकिन कोर्ट का ये कह देना कि हमारे फैसले में कहीं कोई गलती नहीं है, इसके क्या मायने हैं आपके लिए? हकीकत में मीनाक्षी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे के बारे में विचार और विमर्श करने की बहुत आवश्यकता है एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये बहुत अनिवार्य है क्योंकि डिस्कशंस के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और कोर्ट्स में जब हमारी डिस्कशंस होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कोर्ट ने डिसीजन क्या लिया, बट जब विवाद बात और विवाद जब आगे बढ़ती है कोर्ट में, तो सोसाइटल मूवमेंट, जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, वो भी उसे सुनता है और उसके ऊपर भी विवाद होती है। तो ये हमें पता था कि रिव्यू पिटीशन जो होता है, जहां ज्यादातर रिव्यू पिटीशन सुना नहीं जाता है, ये हम जानते थे, मगर ये काफी अनिवार्य है कोई भी मूवमेंट के लिए कि हमारे हाथ में जो भी पत्ते हैं, हम सारे वो पत्ते खेलें और ये देखें, क्योंकि हम सिर्फ हम आपके हैं कौन स्टाइल वेडिंग्स की बात नहीं करें, वो तो हम अभी भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लोगों के बारे में जो प्यार करते हैं, उनके इनहेरिटेंस राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एडॉप्शन राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ताकि किसी को, अगर एक आदमी और औरत पति और पत्नी साथ में रह रहे हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है ये आधार पर कि वो साथ में रह रहे हैं, तो एक आदमी और आदमी भी साथ में रह रहे हैं, उनको कोई आधार पर उन्हें बाहर ना निकाला जाए। तो ये बहुत सारे राइट्स, ये राइट्स से जुड़े हुए हैं और ये काफी अनिवार्य है कि हम वो हर कोई दाव पेच अपनाएं, हर कोई वो खेल खेलें जो लीगली हमारे साथ, हमारे लिए उपलब्ध हैं, वो सारी चीज हम इसके और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम धर्मगुरु जी से के साथ या बाकी लोगों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ भी डिस्कशंस करें रेगुलरली, और तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो हाँ, हम उदास जरूर हैं, नाखुश जरूर हैं, मगर हम बेसहारा नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे दाव पेच हैं। हम पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं, हम डिस्कशंस कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम जीतेंगे तो जरूर।
देखिए, आपने ये कहा कि हम पार्लियामेंट तक भी जाएंगे या हम और अलग अलग ग्रुप्स को रीच आउट करेंगे, समाज के अलग वर्गों तक पहुंचेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ा क्लियरली अपना स्टैंड वो इसके विरुद्ध है। और उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना स्टैंड कहा है कि भारतीय समाज में जो शादी की अवधारणा है वो बायोलॉजिकली पुरुष और बायोलॉजिकली जो महिला है सिर्फ उनके बीच में ही है ये कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपना सेक्स किसी सर्जरी के जरिए चेंज करवाता है, वो इसको भी इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकली पुरुष और महिला को इसमें काउंट कर रहे हैं। तो जब इतना क्लियर कट रुख सरकार की तरफ से दिखाई देता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश की संसद के जरिए या और कौन सा रास्ता फिर आपके पास खुलता है? क्योंकि कोर्ट का रास्ता तो बंद हो चुका है, सरकार क्लियरली पहले ही मना कर चुकी है, तो फिर और कौन सा रास्ता बचता है आपके पास? अगर हम पुराना सेक्शन 377 नवतेज सिंह जौहर की वर्डिक्ट को भी देखें तो शुरुआत में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जहां पे पॉजिटिव वर्डिक्ट आया था। 2013 में जस्टिस मुखोपाध्याय और जस्टिस सिंघवी ने जो वर्डिक्ट दिया था 2013 में वो नेगेटिव था। देन देयर वर 6 पीपल 5 लर्नड पीपल जो नवतेज सिंह जौहर और भी 4 लोग उनके साथ जुड़े और उन्होंने वापस याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और तब जीत हुई। साथ में बीच में प्राइवेसी का जजमेंट आ गया था। तो हम नाखुश होना यानी ये तो जायज है कि हम नाखुश तो जरूर होंगे, मगर हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं। कोर्ट में भी बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं और इवन पार्लियामेंट सोसाइटी जो होती है, हमें लगता है सोसाइटी एक समय पर अटक गया है। सोसाइटी अटका हुआ नहीं है। सोसाइटी का फिनोमेना जो है इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो हम जब इवॉल्व होंगे, लोगों की विचारधाराएं जब बदलेगी, इवन वही पार्लियामेंट के वही लोग बहुत साल पहले ये कहते थे कि ये लोग को हम मानते ही नहीं है, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग बीजेपी से भी, बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी सपोर्ट करने में आए। जगदम्बिका पाल हैं, वो उन्होंने सपोर्ट किया। बहुत सारे और भी लोग हैं। पूनम महाजन की मैं बात अगर कहूँ, उनको मैं निजी तौर पर जानता हूँ, वो सपोर्ट करते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये समय समय की बात है कि एक समय हम आगे बढ़ेंगे। एक जवाब मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, वो ये कि बेहतर जानकारी के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कितनी बड़ी आबादी है अभी एलजीबीटी कम्युनिटी के वो लोग जिनकी जिंदगी पर इस याचिका और इस फैसले का असर पड़ना है? कितना बड़ा वर्ग है ये अभी हमारे देश में? तो एक चीज तो है कि जब हम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स तो हम उन्हीं का कैलकुलेट करेंगे ना जो लोग बाहर आके बोल पाए हैं कि मैं एलजीबीटी समुदाय से हूं। बहुत सारा पॉपुलेशन LGBTQI+ कम्युनिटी का इज इनविजिबल। वो आपको हर जगह, हर रास्ते में, कुछ लोग हैं जो प्राइड परेड्स में आते हैं, हम खुल के बात करते हैं, मुंबई में भी प्राइड परेड होने वाला है। तो कुछ लोग हैं जो बाहर आते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इप्सॉस में एक स्टडी, इप्सॉस एक संस्था है, उन्होंने स्टडी किया है और उनके स्टडी के मुताबिक तकरीबन 12 या 13% के लोग हो सकते हैं। मगर ये बहुत सारी स्टडीज जो हैं, ये स्टडीज भी तभी पॉसिबल हो सकता है जब लोग खुल के बाहर आके बात कर सकें। क्योंकि जब मैं भी इसके ऊपर पढ़ रही थी और जानकारी जुटा रही थी, तो मुझे एक एग्जैक्ट कोई कंफर्म्ड उस तरह से नंबर मुझे नहीं दिखा। तो मुझे लगा आप क्योंकि पेटिशनर हैं तो शायद आपके पास फिर भी कोई एक स्टडी होगी, आपसे पूछना बेहतर होगा। अब और ये भी नंबर नहीं है कि कितने लोग हेटेरोसेक्सुअल हैं। अब बताइए कितने लोग हेटेरोसेक्सुअल हैं, खाली वो जो शादी करते हैं वो नहीं, सिंगल हेटेरोसेक्सुअल कितने हैं ये भी तो नहीं बता सकते हमें। ठीक है, अब मैं आपके पास रमाकांत गौर जी आना चाहूंगी। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, और एक बड़े पिक्चर के रूप में देखा जाए तो कोर्ट इस चीज से बच रहा है कि अगर डिसीजन लेना भी है तो देश की संसद तय करे कि उन्हें क्या इस पर उनकी क्या सोच है या वो क्या कानून बनाना चाहते हैं। और फिर इसमें एक बहुत बड़ा रोल भारतीय समाज का आएगा, एक्सेप्टेंस का आएगा, समाज कितना तैयार है इसके लिए। लेकिन मैं सर सबसे पहले लीगल एस्पेक्ट के हिसाब से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद क्या फुल स्टॉप माने इस विषय पर? अब कहीं कोई सुनवाई, कहीं कोई याचिका या कहीं कोई मैटर हर्ड नहीं होगा? आज की तारीख में एक पॉज आया है, इन रिव्यू पिटिशंस पर एक फुल स्टॉप लगा है, बट टॉपिक खत्म हो गया ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि पुराने इतिहास अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के, तो कई बार रिव्यू पिटिशंस भी डिसमिस हुई हैं और उसके बावजूद कोर्ट्स ने अगर इश्यूज को इंपॉर्टेंट समझा है तो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट की है।
अगर आप देखें एसडीएम जबलपुर वाला जजमेंट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिताश्री ने दिया था और पुत्र ने उसको रिवर्स किया उतने सालों के बाद, तो वो 5 जजेस बेंच का जजमेंट था। आफ्टरवर्ड्स वो 7 जजेस बेंच जजमेंट्स के द्वारा रिवर्स किया गया। तो किसी और पिटिशन में कहीं और कभी और समय पर ये मांग उठेगी, किसी और समय पर ये फिर मैटर रिव्यू के लिए जाया जा सकता है, कोई लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, बट आज की तारीख में इस मैटर पे फुल स्टॉप लगा। कोर्ट ने ये 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसने माना कि जो पहला जजमेंट था उसमें कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए ये जजमेंट बिल्कुल ठीक था और रिव्यू पिटिशंस डिसमिस कर दी गई। ओके आचार्य जी, अब हमने देखिए 2 पक्ष सुन लिए हैं, कानून का पक्ष भी सुन लिया है और जो पिटिशनर्स थे उनका पक्ष भी सुन लिया है, लेकिन भारतीय समाज के भीतर एक्सेप्टेंस कभी आएगी? क्या होगा? क्या भविष्य में हम फिर उस मुहाने पर खड़े होंगे जहां पर फैसला लेना ही पड़ेगा, इस पर चिंतन करना ही पड़ेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो फिर वही आता है कि सोसाइटी में ये लोग हैं और दबी कुचली कसमसाती हुई जिंदगी जी रहे हैं, और अगर अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं, कानून की दहलीज तक जा रहे हैं, तो फिर उन्हें किस नजर से देखा जाए या उनके प्रति क्या संवेदनशील होकर समाज को सोचने की जरूरत है आज की तारीख में? जी धन्यवाद मीनाक्षी जी। मैं भारत सरकार के जो फैसले हैं उसको बहुत ही स्वागत करता हूं, स्वागत योग है। भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और भारत में सेम सेक्स रिलेशंस कभी भी अलाउड नहीं है। इसे समाज के टैबू के रूप में जाना जाता है, लोग टैबू के रूप में मानते हैं। अगर भारत सरकार ने इस पर अपनी राय दी है कि यह नहीं होना चाहिए और अगर कोर्ट ने इसको कंप्लीटली समाप्त कर दिया रिव्यू पिटिशंस को, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत संस्कृति और संस्कार, यह देवभूमि है, यह पूजनीय भूमि है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष, स्त्री की पूजा होती है और स्त्री और पुरुष के अंदर ही विवाह होते हैं। पुरुष और पुरुष के साथ विवाह नहीं होता, स्त्री स्त्री के साथ विवाह नहीं होता, ना एक साथ रहने का पति पत्नी की तरह यहाँ कोई प्रावधान है। तो मैं इस बात को बहुत सम्मान करता हूँ। पश्चिमी सभ्यता भारत में नहीं लागू होना चाहिए। जो पश्चिमी सभ्यता के जो राष्ट्र हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिकन कंट्री हैं, उन सब में इस प्रकार की चीजें चलती हैं। लेकिन भारत जो देवताओं का नगरी है, भारत जो संस्कारों से चलता है, यहाँ संस्कार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि रिव्यू पिटिशंस को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही साथ भारत सरकार ने जब इस पक्ष में राय रखा है कि केवल पुरुष का स्त्री से और स्त्री का पुरुष से ही विवाह हो सकता है, तो मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। इन लोगों की मौजूदगी और इनके अस्तित्व को कंफर्म तो हमारे स्क्रिप्चर्स भी करते हैं, करते हैं या नहीं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन जीने का अधिकार सबको है। नहीं, मैं बिल्कुल अधिकार है और को कंफर्म तो हमारे स्क्रिप्चर्स भी करते हैं ना, शास्त्रों में भी उनका मीनाक्षी जी, सबका जीवन जीने का अधिकार है। पशु पक्षी, मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी से लेकर के और कीट पतंग सब लोगों का जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन यह एक मानसिक विकृति है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। यह एक मानसिक विकृति है, यह कोई सामाजिक नीड नहीं है। इसलिए मैं ऐसे मानसिक विकृति को, मेरा ऐसा मानना है कि मेडिकल साइंस को इस पर काम करना चाहिए। बीमारी है ना जी। इतना बड़ा एक आबादी, एक वर्ग जो इस देश में, जो मैंने कहा कि जो घुटकर जी रही है, जो अपने लिए हक मांग रही है या जिसने तमाम तरह की प्रताड़नाएं झेली हैं, उनके अस्तित्व को हम बीमारी के रूप में अगर देख रहे हैं, तो कल को क्या हम एक ऐसे ज्वालामुखी को जन्म नहीं दे रहे हैं जो लावा की तरह फटेगा? ये मेरा सवाल है। इस पर सर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन गौड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, एडवोकेट गौड़। मीनाक्षी जी, हम जब किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो धर्म और संस्कृति सबसे बढ़िया रिसोर्ट है कि हम उसका हवाला दें।
भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। सो वहीं नारी का भी स्वरूप है, उनमें महादेव के सृष्टि में विनाशक के रूप में भी पूजा जाता है। तो जहां धर्म की बात आती है, अर्धनारीश्वर स्वरूप का रिकॉग्निशन हमारे वेदों में भी आया है, हमारे पुराणों में आया है। शिव पुराण में बहुत विस्तृत वर्णन है। तो अगर धर्म की बात कहें तो अर्धनारीश्वर सबसे ज्वलंत उदाहरण है। लॉर्ड अयप्पा जिनकी हम पूजा करते हैं वो कौन है? वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर की संतान है। आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये बहुत संवेदनशील मसला है। इसको संस्कृति धर्म से एक टैबू लगा देने से, एक वर्ग विशेष को अलग कर देना, ये कोई धर्म नहीं सिखाता। क्योंकि धर्म तो वही कहता है जो वेदांत का पहला सूत्र है कि त्वं ततः, तू वही है, तू ईश्वर का प्रतिरूप है। तो वो आज नारी के स्वरूप में है, अर्धनारीश्वर के स्वरूप में है, पुरुष के स्वरूप में है। उसके किसी भी स्वरूप को आप विकृति कह दें, ये उचित नहीं है। आज कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इन दो सेम सेक्स की मैरिजेस नहीं हो सकती। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मान्यता रद्द कर दी है। उनकी मान्यता वही है, वो जैसे चाहे रह सकते हैं। उनके बहुत सारे जो अधिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे कानूनों में भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। जैसे सक्सेशन एक्ट है, दो पुरुषों ने मैरिज कर ली तो उनसे कोई संतान का तो एक विषय एक डिफरेंट है, बट उनका सक्सेशन कौन, सक्सेसर कौन बनेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारे मामले भी हैं। एग्जैक्टली। सो ये होलिस्टिक वे में संसद को सोचना होगा। ये एक सामूहिक विषय है, ये एक सामाजिक विषय है। इसे विकृति कहने वाली एक थोड़ा क्लैरिटी के लिए एक बात समझाइए गौर सर। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हमारे फैसले में कोई त्रुटि नहीं और हम उसको मेंटेन करते हैं, क्या बड़ा आधार रहा जिसकी वजह से कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही तो जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट में कोई प्रावधान नहीं कि सेम सेक्स मैरिज से जो भी संतति होगी या उसमें किसको सक्सेसर डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें कैसे विल्स एग्जीक्यूट की जाएंगी। मतलब ये बहुत सारे कानूनों का जो एक मकड़ जाल है, वो जहां एग्जिस्टेंस में है वहां सेम सेक्स मैरिज से उत्पन्न समस्याओं को कभी देखा ही नहीं गया है। तो संसद को विचार करके नए कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टिंग कानूनों के दायरे में रह के ही फैसला दे सकता है। तो एग्जिस्टिंग कानूनों में सेम सेक्स मैरिजेस का क्योंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हमने जो कहा वो बहुत सोच समझ के विचार करके एक डिटेल जजमेंट। ओके, रमाकांत जी, क्या आप ये भी मानते हैं कि भारतीय समाज अभी इस तरह के रिश्तों को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी क्या सोच है, कितना तैयार है? क्योंकि देखिए, बेशक मैं सोसाइटी के कड़वे सच की बात कर रही हूँ, ठीक है, चाहे हम लोग कितनी खुलकर इस पर कैसी भी चर्चा क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक इस तरह की परिस्थिति किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर में है तब तक भी शायद हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जिस दिन हमारे अपने घर में होगी उस दिन लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक कड़वा सच है हमारे ही समाज का, चाहे हम कितनी अधिकारों की और कितनी ही चीजों की बात क्यों ना कर लें। तो क्या भारतीय समाज का ये रिएक्शन और ये रिस्पॉन्स एक बहुत बड़े दबाव के रूप में काम कर रहा है इस समुदाय को, जो इनकी जरूरतें हैं उनको प्रोवाइड करने के विरुद्ध? मीनाक्षी जी, सोशियोलॉजिकली बोलूं तो हम सब लोगों का जो पालन पोषण हुआ है एक क्वाड्रेंट में हुआ है, गुड बैड राइट रॉन्ग। हमें ये चार चीजों के अतिरिक्त कुछ पढ़ाया नहीं गया कभी। ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये बात कहते कहते हमने एक सेट ऑफ माइंड फ्रेम में सोचना शुरू कर दिया कि ये यही ठीक है। और कुछ सो कॉल्ड जो हमारे धर्म के मसीहा हैं, उन्होंने अपनी बातों से ये कहना शुरू कर दिया, जिस 9 मेट्रोस भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती। भारत की आत्मा आज भी गांव में बसती है।
भारत की अधिकांश आबादी आज भी अगर देखें तो ऐसे स्टेट्स में है जहां उसको मत करिए। बहुत बेसिक चीजें नहीं है, वहां मेंटली इतना डेवलप हो पाना कि हम सबको समान अधिकार देने की बात कर लें। मतलब एक जगह अगर हम दिल्ली शहर की बात करें, पार्किंग पर तो मर्डर हो जाते हैं। हम एक दूसरे पड़ोसी को नहीं एकोमोडेट कर पा रहे हैं। हमारे घर में अगर कोई ऐसा बच्चा होगा तो हमको उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए शायद कर लें, बट समाज में जो जो निगाहें और जो ताने सुनने को मिलेंगे वो एक बड़ा बहुत अजीब सा माहौल है। आज जो स्पेशल चाइल्ड होता है उसका परिपालन करने वाले परिवारों को कितनी दिक्कतें आती हैं। एडीएचडी बहुत कॉमन बात है, रिसर्च की बात है, बट एडीएचडी बच्चों को स्कूल जी। में प्रॉपर राइटर नहीं मिल पाते, एकोमोडेट आपने नहीं सर किया जाता। और पॉइंट उठाया है, मैं इस पर हरीश अय्यर जी का जवाब देना चाहूंगी। हरीश अय्यर जी, जो अभी सर कह रहे हैं कि एक समय तक ये कहा गया कि ये शहरों के मामले हैं, मेट्रो सिटीज में दिख रहे हैं, या अगर मैं इसको बड़ी वैसी भाषा में बोलूं, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करती, लेकिन लोग इस सेंस में कहेंगे कि अरे ये तो अमीरों के चोंचले हैं। गांव देहात में ऐसा नहीं है। गांव देहात जहां असली इंडिया बसता है, जो असली भारत है, ये सब अमीरों की परेशानियां या उनके चोंचले हैं। आई एम श्योर कि जब कोर्ट में भी ये सुनवाई चली होगी तो ऐसे कई बिंदु उस दौरान भी आए होंगे, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जब ये इस तरह की सोच और इस तरह की बातें आती हैं, उस समय क्या रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से गया? एक तो मीनाक्षी जी, ये बताना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर जगह बसते हैं। आप अगर हम झुग्गी झोपड़ियों में भी क्वेयर लोग हैं, जो एलजीबीटी समुदाय के लोग हैं, बड़े शहरों में भी एलजीबीटी समुदाय के लोग हैं, गरीबों में भी हैं, हिंदुओं में भी है, मुस्लिम में भी है, ईसाई में भी है। हर धर्म, हर प्रांत, हर शहर और हर गली में LGBTQI+ कम्युनिटी के लोग हैं। हम एक जगह नहीं बसते। हम ऐसा नहीं है कि हम सब कि हमें कोई जीन है जो सिर्फ एक जगह पे हैं। हम हर जगह हैं। वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर। और समाज, जो रमाकांत जी भी कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समाज बदलाव ही समाज का आगे बढ़ने का तरीका है। कि समाज वो है जो बदलते रहता है, समाज का रूप जो है वो बदलते रहता है। वही सुप्रीम कोर्ट, अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब डिस्कस भी कर रहे थे इस केस के बारे में, उनमें से किसी ने ये नहीं माना कि LGBT लोगों को जीने का हक नहीं होना चाहिए या उनके अधिकारों को हक नहीं मिलना चाहिए, अधिकार, उनको सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने ये माना कि अगर हमें अधिकार दी जाए तो बाकी के कानूनों का क्या होगा। बाकी के कानून, जो सक्सेशन एक्ट जो उन्होंने उसके बारे में कहा, या फिर बाकी के कानून जो हम, या स्पेशल मैरिजेस एक्ट, ये जो धर्म के कानून हैं, जो पर्सनल लॉस हैं, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं उन पे क्या, उन सारे लॉस पे क्या असर पड़ेगा, उसके वजह से उन्होंने खारिज किया। अगर उसमें असर नहीं पड़ता शायद हमें पॉजिटिव वर्डिक्ट भी मिलता था, है ना। तो ये सोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समाज और हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान ऐसा समाज है जो हम लोगों को, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। और डाइवर्सिटी तो सिर्फ हमारे भाषाओं में या शब्दों में या रिलीजन्स में नहीं है, धर्मों में नहीं है। डाइवर्सिटी हमारी जेंडर और हमारी सेक्सुअलिटी और हम जिस तरीके से जीते हैं उस पर भी डाइवर्सिटी है। तो यूनिटी और डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये भी उसी का रूप है। मैं इसी पॉइंट को लेकर आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ। आचार्य जी, देखिए, बड़ा क्लियर वो ये बात कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें हो रही ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम इनके अस्तित्व को ही नकार देते हैं या लीगल स्टेटस नहीं देंगे। उनका ये मानना था कि इस पर अगर कानून बनाए तो प्रॉपर तरीके से चर्चा के बाद संसद से बने कानून। और दूसरी बात ये कि कई और कानूनों में बदलाव करने पड़ेंगे, और वो शायद एक बहुत बेहतर स्थिति कोर्ट की नजर में नहीं थी, जिस वजह से फैसला हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि कल को हम फिर उस मुहाने पर खड़े होंगे आचार्य जी, जहां पर डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना होगा? देखिए, जैसे लोग नहीं होते, इस तरह की जो परेशानियां समाज में है, इसे मैं परेशानी मानता हूं या टैबू मानता हूं।
या दोष मानता हूं, यह समाप्त होने वाला नहीं है। तो सबका जीने का अधिकार है, सबका राइट टू लिव है ना, सब लोग अपना जीवन जी सकता है। तो साथ ही साथ लेकिन यह समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह भारत भूमि जो है वह लेकिन निश्चित आचार्य तौर जी, पर अगर संस्कार हम उन्हें परेशानी मानेंगे या विकृति मानेंगे, आपको लगता नहीं है कि यही अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि उनके को, उनके अस्तित्व को नकारना, क्या ये परेशानी नहीं है? उनके मानसिक परेशानी है ये। यह जो है जो जिसके अंदर इस प्रकार के भाव है, विचार है, जिनके अंदर इस तरह की स्थिति है, यह कहीं ना कहीं कह सकते हैं मानसिक परेशानी है, या कह सकते हैं कि ईश्वर ने इस तरह का बना करके भेजा है उसे, है ना। लेकिन यह भारतीय संस्कृति और संस्कार में एक्सेप्टेंस इसका नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कभी होगा। अच्छा, ठीक है। आचार्य चलिए, जी, एक काउंटर सवाल मेरा आपसे और है। हमारे साथ फिर रोहिन भट्ट भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। एक काउंटर सवाल आपसे आचार्य जी और है मेरा, वो ये कि जी। चलिए एक हाइपोथेटिकल स्थिति लेते हैं। अगर कल को कोर्ट उन्हें ये हक दे देता है कि आपके रिश्तों को, आपकी शादी को, आपके स्टेटस को कानूनी मान्यता है, कानूनी वैधता है, तो भी क्या जो आप बात अभी कह रहे हैं आप वो कह पाएंगे? तब भी आप उनको क्या विकृति बताएंगे? देखिए, कोर्ट कानून तो सर्वे सर्वा है, वो कानून बनाने के लिए और कानून मानने के लिए, लेकिन जो मानसिकता समाज की है उसे आप बदल नहीं सकते। जो भारतीय संस्कृति की मानसिकता है वह यही है कि स्त्री पुरुष के बीच जो पति पत्नी के रिश्ते हैं, वही रिश्ते सिर्फ सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल है, बाकी रिश्तों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, हमारे साथ रोहिन भट्ट भी आ गए हैं। आप ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, साथ ही क्वेयर राइट्स के लिए भी आप काम करते हैं, लेखक भी हैं। रोहिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप थोड़ा सा देर से जुड़े, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो अभी तक बातचीत हुई है, उस बातचीत में हमने कानूनी पहलू डिस्कस किया, याचिकाकर्ताओं की उसमें क्या था, लेकिन अब मैं यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहूंगी। और जो बात देखिए आचार्य जी कह रहे हैं यहाँ पर, एक हिंदू धर्म गुरु के नाते वो अभी पैनल पर बैठे हैं, लेकिन क्या गारंटी है इस बात की कि अगर हम किसी इस्लामिक स्कॉलर को या इस्लामिक धर्म गुरु को भी लेकर आते या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आता, क्योंकि धर्म का एक बहुत बड़ा एंगल है यहाँ पर, क्योंकि धर्म से जुड़े हुए लोग या जो धार्मिक एंगल से जो समाज की रूपरेखा और समाज के अस्तित्व को देखते हैं, उनके लिए इन रिश्तों को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये तबका देश में बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। तो क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा सामाजिक दबाव है जिसके आगे याचिकाकर्ताओं की आवाज, इंडिपेंडेंट आवाज, फ्री आवाज लोग सुन पाए, वो संभव नहीं हो पा रहा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक है पॉपुलर मोरालिटी और सोशल मोरालिटी, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पॉपुलर मोरालिटी चाहे जो भी हो, ये देश के मूलभूत अधिकार, ये देश के फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी डिसाइड करता है। जब हमने अपने आप को एज सिटीजन्स, जब संविधान दिया, तब हमने प्रियम्बल में बस एक क्लास ऑफ सिटीजन्स बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये ना ही हम हिंदू है, ना ही हम मुस्लिम है, ना ही हम क्रिश्चियंस है। संविधान हमें एक तबक्के से देखता है जो है भारत के लोग। इसमें चाहे कोई भी धर्मगुरु हो, चाहे कोई भी लोग हो, नास्तिक भी हो सकते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे देश नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से, देश चलता है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, और ये दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन नवतेज सिंह जोहर, राइट। हैविंग सेड दैट, द कोर्ट्स जो है वो जगह है जहां जो चीजें जिसको पॉपुलर मोरालिटी में एक्सेप्ट ना किया जाए उन्हें भी माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2018 से पहले, नवतेज सिंह जोहर से पहले, इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट टू बी गे, फॉर एग्जांपल, और टू इंडल्ज इन कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। तब कोर्ट ने कहा कि अगर सामाजिक मान्यता ना हो, फिर भी संविधान इन रिलेशनशिप्स को मान्यता देता है। द राइट टू लव was recognized as a fundamental right. शादी क्या है? It's that expression of that love that the court recognized, right? जो प्यार को
कोर्ट ने पहचाना था आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19(1)(a) में, आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 15 में, उसका एक्सप्रेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है। और हम कोर्ट गए थे जब ये सुप्रियो चक्रवर्ती में, तब हम वही कोर्ट को कह रहे थे कि आपने मान लिया कि रिलेशनशिप्स है, ये रिलेशनशिप्स लीगल है, अब टेक इट टू इट्स नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो शादी है। अफसोस कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। फिर हमने रिव्यू पिटीशन डाला, कोर्ट ने वो भी खारिज किया। अब हम क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे, और जब तक ये लड़ाई हम जीतते नहीं है तब तक हम ये लड़ते रहेंगे। अगर कोर्ट में आज हारे तो कल वापस कोर्ट में जाएंगे, वापस हारे तो हम पार्लियामेंट के पास जाएंगे, उधर भी हारे तो वापस कोर्ट में जाएंगे। और जब तक जो संवैधानिक वायदा है इक्वालिटी का, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम लोग कोशिशें करते रहेंगे, कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, रास्ते में, और एवरी पॉसिबल एवेन्यू दैट इज अवेलेबल टू अस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। देखिए, मैं इसको अब दूसरे पहलू पर लेकर आऊंगी। आपने बखूबी पूरे इस विषय को एक्सप्लेन किया, लेकिन इन सबसे अलग अगर घर, देश, समाज, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने ये एक पॉइंट रेज किया था। देखिए, होता क्या है कि जब एक्सेप्टेंस की बात भी आती है तो हो सकता है लोग खुलकर एक्सेप्ट कर लें कि किसी दूसरे के घर में हो रहा है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोस में हो रहा है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन हमारे अपने घर में ऐसे रिलेशनशिप जब हमारे सामने आते हैं या ऐसी परिस्थिति सामने आती है, तो ये एक बिटर ट्रूथ हो सकता है, एक कड़वा सच हो सकता है, लेकिन लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं लार्जली। तो इस परिस्थिति को बदलने में कितना समय लगेगा, क्या आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं? ये अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक हम हर एक आदमी का एक्सेप्टेंस मांगते रहेंगे तो हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, हमें करना क्या है, हमारा मैंडेट क्लियर है। हमारा मैंडेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स देता है, वो राइट्स हमें एनफोर्स करने हैं, वो राइट्स हमें कोर्ट से मनवाने हैं, और वो हम कर लेंगे, उसका मुझे कोई शक नहीं है। संविधान पर चलने वाली सरकार जब ये कहती है, सरकार का ये पक्ष है ना, कोर्ट में उन्होंने क्लियरली कहा कि भारतीय धारणा के हिसाब से शादी एक बायोलॉजिकल पुरुष और एक बायोलॉजिकल महिला के बीच ही एग्जिस्ट करती है, ये केंद्र सरकार कह रही है। तो फिर आपको केंद्र सरकार के कहीं संविधान, सरकारें बदल भी सकती हैं। देखिए, सरकारें बदल सकती है, केंद्र सरकार के व्यू में संविधान भी बदल सकता है, तो वो सब those are debates that can go on till the end of time without coming to a proper conclusion। मैं क्योंकि आप उस वर्ग को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो मैं इसीलिए आपसे इस पर बात करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं सरकारें बदल सकती हैं, क्या आपको लगता है कि अगर आज बीजेपी है और कल को कांग्रेस आ जाती है, तो क्या कांग्रेस इतना बड़ा क्रांतिकारी सपोर्ट आपको दे पाएगी? आपको ऐसा लगता है क्या? एंड फॉरगेट इवन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, मैं सभी दलों की बात कर रही हूँ, क्या वो खड़े हो पाएंगे खुलकर आपके साथ? आप अगर 2024 के जनरल इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कई सारी और पार्टियों ने आइदर मैरिज और सिविल यूनियन अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया था। ये आइडिया वो नहीं है जिसको whose time has not come, its time will come eventually, sooner rather than later। अभी प्रॉब्लम ये है, द क्वेश्चन नाउ इज कि पॉपुलर मोरालिटी इज सपोजली, कौन सा सर्वे है जो कहता है कि समाज नहीं मानता है? कौन सा सर्वे है जिसने पूरे देश में सर्वे किया और बोला कि इतने लोग मानते, इतने लोग नहीं मानते? यूनाइटेड स्टेट्स में जब ये सब मैरिज इक्वालिटी और डिक्रिमिनलाइजेशन की चर्चा हुई थी, तो देयर वर सर्वेज अक्रॉस द कंट्री दैट लुक्ड एट the rates of acceptance। we don't have those surveys here, वो ऐसे सर्वे इधर हुए नहीं है। तो ऐसे anecdotal claims मान लेना कि सामाजिक मान्यता नहीं है, ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। 2018 में जब डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था, तब से आज तक जो समाज में बदलाव आया है, जो एक्सेप्टेंस बढ़ा है, वो इट्स एस्टाउंडिंग। और वो ये सामाजिक बदलाव और सामाजिक एक्सेप्टेंस की जो जर्नी है वो काफी लंबी है। हमसे और दूसरे कंट्रीज में जहां डिक्रिमिनलाइजेशन हमसे पहले हुआ था, उधर भी आज तक द फाइट फॉर इक्वालिटी एंड द फाइट फॉर एक्सेप्टेंस इज गोइंग ऑन। ठीक है, इसी देश में महिलाओं की बात कीजिए, महिलाओं की भी आज तक इक्वालिटी की फाइट चल रही है। तो द फाइट फॉर इक्वालिटी विल रिमेन एन एटर्नल फाइट, ये हमेशा चलती रहेगी।
ये कभी एक हरीश, पॉइंट पे मैं अब स्टैटिक नहीं हो क्लोजिंग जाती है। रिमार्क्स लूंगी। ओके, क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी। हरीश जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। हम लड़ते रहेंगे, गलियों में, चौबारों में, हर जगह हम लड़ते रहेंगे और हम जीत के रहेंगे। हम जीत के रहेंगे। और ये पता नहीं, ये हम बता नहीं सकते हैं कि हम ये 4 साल में होगा, 1 साल में होगा, 15 साल में होगा, मगर ये हमारा वायदा है। सारे जो आपके लिसनर्स हैं, जो एलजीबीटी समुदाय से बिलोंग करते हैं, सारे आपके जो व्यूअर्स हैं, जो एलजीबीटी लोगों को जानते हैं, हम उनसे ये वायदा करते हैं कि हमारे लाइफ टाइम में हम पॉजिटिव चेंज देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हम हमारे जो संवैधानिक हक है, जो प्रिविलेज जो हेटेरोसेक्सुअल्स को दिया गया है एज अ प्रिविलेज, वो हमें एज अ राइट हमें भी दिया जाएगा। ये हम जानेंगे कि हमारे जो रिश्ते हैं उनको सामाजिक तौर पर भले ही हमें कुछ लोग समझे, कुछ लोग ना समझे, बट कानूनी तौर पर हमें जो मान्यताएं दी जानी चाहिए वो हम लेकर रहेंगे और हम जीत कर रहेंगे। जो नाखुश ना होए और नाराज ना होए, बट लड़ते रहें, क्योंकि हम लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। और जो कानूनी तौर पर हमें जो हक दिया गया है कि हम गलियों में डिस्कशंस कर सकते हैं, कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, हम हर वो दाव पेच है हम वो अपनाएंगे, जो कानूनी तौर पर जो हम कर सकते हैं वो अपनाएंगे और हम जीतेंगे। ठीक है। गौर साहब, मैं अब एक ऐसा पॉइंट क्लोजिंग रिमार्क्स के रूप में आपके पास लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जो एक डर कह लें सोसाइटी में या चिंता कह लें, वो ये है कि देखिए कानूनी रूप से क्या डिसीजन होता है, और ये सिर्फ मैं कानून की भी बात नहीं कर रही, अगर इसमें पॉलिटिकल विल क्या हो सकती है सपोर्ट देने की, उसका भी मामला है। तो उसके पीछे एक सोच ये भी कहीं ना कहीं काम करती है कि चलिए एक फौरी इमीडिएट सपोर्ट हम दे देंगे जी, चलिए ये 20 लाख लोग हैं, इन 20 लाख लोगों के लिए हमने ये व्यवस्था कर दी, इनको हमने ये मान्यता दे दी। लेकिन उसके पीछे का एक कंसर्न ये है कि इस तरह की कानूनी मान्यता देना क्या ऐसे रिलेशनशिप को या इस परिस्थिति को एक मोटिवेशन देगा कि अभी जो नंबर शायद 20 लाख का है, मतलब एक मैं रॉ ऐसी नंबर कह रही हूँ, ये कोई कंफर्म फिगर नहीं है, ये जो नंबर है कल को ये 50 लाख भी होगा या उससे भी ज्यादा चला जाएगा, और ये क्या एक चिंता के रूप में समाज के भीतर है, जिसकी वजह से पॉलिटिकली लोग जो बहुत ओपनली सपोर्ट कर सकते हैं वो ओपनली सपोर्ट करने से बचते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स वोट बेस्ड राजनीति है, और वो उनको जहां वोट दिखता है वो वैसी भावनाएं और धारणाएं बना लेते हैं। उनका अपना ना कोई धर्म होता है, वो तो ये हवा के समाज अभी साथ तक इसका मतलब वोट बैंक नहीं बन पाया है, शायद ये भी वोट बैंक बन गए होते समाज तो कोई वोट ना कोई बैंक अभी नहीं बन पाया। एब्सोल्युटली। पर जब ये कहा गया कि ये ईश्वर की कृति है और ईश्वर की हर कृति अपने में पूर्ण होती है, तो किसी ईश्वर की कृति में पूर्णता में अपूर्णता देखने वालों को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति, महिला या थर्ड जेंडर या कोई और तरीके से सोचने वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृति है। मैं याद दिलाना चाहूंगा अष्टावक्र का वो कथन जब उन्होंने राजा जनक की सभा में दिया था कि जनक, ये जो तेरे सभा में लोग बैठे हैं ये मूर्ख हैं, क्योंकि ये मुझ पर नहीं हंस रहे, मुझ पर बनाने वाले पे हंस रहे हैं। तो मैं वहां से इस बात को उठाते हुए कानून पर लेके आऊंगा कि जब समाज में बदलाव आता है, धीरे धीरे आता है, आज 377 से यहां तक पहुंचे हैं, और हरीश जी के जज्बे को मैं दिल से सलाम करूंगा कि आप इस जज्बे को बरकरार रखो। अगर 20 से 50 लाख होंगे तो मीनाक्षी जी शायद 50 लाख लोग उस दबी हुई भावनाओं के साथ रह रहे होंगे, कल वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो अगर वो 20 है या 50 है या 1 करोड़ है, वो नंबर मायने नहीं रखता, वो जीने का तरीका मायने रखता है कि वो स्वतंत्रता से अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार तो सबको है, वो बेशक अपने घर वालों से अलग जाके करें, समाज, उनके घर वाले उनको माने ना माने, तब वो ये कह पाएंगे कि ये हमारा जीने का तरीका है, और संविधान भी इसको कहता है और ईश्वर भी इसी को कहता है। ठीक है आचार्य जी, अब आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स। आपने सबकी बात सुन ली,
अब देखिए ये बार बार वही जिक्र है कि जो लोग हैं समाज में उन्हें एक्सेप्ट करने का क्या ये वक्त है खुलकर, क्योंकि अगर वो दबी हुई जिंदगी जी रहे हैं, दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, तो वो एक बेहतर अच्छे समाज के लिए भी कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है किसी का दोहरा जीवन जीना। देखिए, मैं तो यही मानूंगा कि अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। समाज को अपने नजरिए से सिर्फ ना देखे, सामाजिक नजरिए से देखे, तो निश्चित तौर पर समाज आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सिर्फ अपने नजरिया से सेल्फ बेनिफिट देख करके समाज में रहते हैं तो वह समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं आज भी इसके खिलाफ हूं और भविष्य में भी इसके खिलाफ रहूंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यह नहीं होना चाहिए कि आप एक साथ एलजीबीटी समुदाय एक साथ उस तरह का कानून का मांग करें जिससे हमारे देश का जो सभ्यता संस्कृति है विदेशों में यह कहलाए कि भारत जो एक समय में देवी देवताओं का देश हुआ करता था, आज यहाँ भी पश्चिमीकरण हो गया है और इससे निश्चित तौर पर समाज में एक गलत मैसेज आएगा पूरी दुनिया में। मैं आज भी खिलाफ हूँ और भविष्य में इसका खिलाफ रहूंगा। मैं वो तो उन सबको एक क्लोजिंग वो रिमार्क्स भगवान और आ रही हूँ आपके की पास। है, देखिए, आचार्य जी ने सबको वो क्लियरली जीवन जीने का अधिकार सबको है। भगवान सबको जीवन दिया है, ठीक सबको है, लोग जिए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो अपना विरोध ही जता रहे हैं इस पर, लेकिन जो उन्होंने एक बात की कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों लग रहा है देश के लोगों को कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? वेस्टर्न कल्चर के लोग ही इस तरह के मानसिकता रखते हैं। भारत रोहित भट्ट, क्यों संस्कृति ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा है ये उनको? मुझे नहीं पता, मैं तो इंडियन हूँ तो मुझे नहीं पता। मैं भी इंडियन देश में हूँ। और मेरे पास तो भारतीय पासपोर्ट है। ये चलिए मैं देखिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी है ये बात, और जस्टिस चंद्रचूड़ का जो जजमेंट है वो देखता है कि क्या ये वेस्टर्न है, क्या ये अर्बन है, क्या ये एलीट है। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि जो भी चीज भारत में होती है वो भारत में होने के कारण से ही वो भारतीय बन जाती है। ठीक है, देयर आर thousands and thousands of people in this country जो ये समुदाय को बिलोंग करते हैं, thousands and thousands of people in this country जो वेस्टर्न नहीं है, जो इंडियंस है, जिनके मौलिक अधिकार उन्हें संविधान देता है। तो ये बात कि ये वेस्टर्न है, ये तो कोई भी चीज को वेस्टर्न बोल के अगर मान लीजिए एक क्षण के लिए कि ये वेस्टर्न है तो क्या हो जाता है, उसमें क्या गलती है? ठीक है, तो जो भी रोहिन एक बात की रिसर्च कीजिएगा, रोहिन एक बात की रिसर्च कीजिएगा कि इंद्र को भी संतान पैदा हुई थी, ये हमारे पुराणों में उल्लिखित है। तो इसकी रिसर्च कीजिएगा, आपके लिए भारतीयता का जामा ओढ़ के चलने वालों को जवाब देना आसान होगा। चलिए मैं इसी मुझे ये इस लगता है कार्यक्रम को दूंगी, इस बातचीत को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच सभी पैनलिस्ट का आज जुड़ने के लिए। और एक ऐसा विषय था जिस पर उमूमन खुलकर बात नहीं हो पाती, तो इसलिए हमारी कोशिश भी यही थी कि सबके विचारों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उसके बाद जो राय शुमारी या जो ओपिनियन मेकिंग होनी है वो जनता अपने बुद्धि और विवेक से करे। सबकी बात आपने सुनी है। फिलहाल इसी पॉइंट पर इस बातचीत को दूंगी विराम। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत पे जुड़ने के लिए।